चलिए जरा सोचिए, साल है 2026। एक ऐसा संकट सामने आता है जो ग्लोबल इकोनॉमी की उस सबसे कमजोर नस पर चोट करता है, जिसके बारे में सब जानते हैं पर दुआ करते हैं कि कभी उसका इम्तिहान ना हो। आज हम एक काल्पनिक कहानी के जरिए समझेंगे, जो कि पूरी तरह से सच भी हो सकती है, कि अगर दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन होर्मुज स्ट्रेट अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। तो ये है वो जगह, होर्मुज जलडमरू मध्य। देखने में तो ये बस ईरान और ओमान के बीच पानी का एक संकरा सा रास्ता लगता है, जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ पानी का चैनल नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड का, आप कह सकते हैं, एक पावर हाउस है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 20%। सोचिए, दुनिया में हर रोज जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका हर 5वां बैरल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया की बहुत सारी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी यहीं से निकलती हैं। तो जाहिर है, अगर इस रास्ते में जरा सी भी, मतलब जरा सी की रुकावट आई तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में भूचाल आ जाएगा। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आर्थिक आग लगा देती है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 2025 में बातचीत फेल हुई। फिर फरवरी 2026 में ईरान ने अचानक अपना तेल एक्सपोर्ट 3 गुना कर दिया। शायद उन्हें अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर 28 फरवरी, अमेरिका इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ईरान ने जवाब दिया, पर सिर्फ मिसाइलों से नहीं, उन्होंने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला और हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को चेतावनी दे दी। मतलब एक तरह से उसे बंद ही कर दिया। पर सवाल यह है कि कोई देश दुनिया के इतने जरूरी रास्ते को बंद करने की सोच भी कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा है एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, जिसे कहते हैं एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनायल, या शॉर्ट में A2/AD। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, ईरान को इस पूरे स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़ी नेवी नहीं चाहिए। वो एक अलग ही खेल खेलता है, जिसे कहते हैं असम्मित युद्ध नीति, मतलब अपने होम ग्राउंड पर खेलने जैसा। सोचकर देखिए, पानी के नीचे बिछी करीब 6000 समुद्री खदानें, एक अदृश्य जाल की तरह। तट पर छिपाई हुई मोबाइल मिसाइलें जो हमला करके कहीं भी गायब हो सकती हैं। और सबसे खतरनाक, छोटी छोटी तेज रफ्तार नावों के झुंड जो किसी भी बड़े जहाज को घेर सकते हैं। और ऊपर से ड्रोन्स जो हमला भी कर सकते हैं और नजर भी रख सकते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसे तोड़ना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी के लिए भी एक बुरे सपने जैसा है। और इस स्ट्रैटेजी का असर वो फौरन दिखता है, और बहुत बुरा होता है। जैसे ही खतरा बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक जाती है। ट्रैफिक में 95% से भी ज्यादा की गिरावट। सैकड़ों जहाज वहीं के वहीं फंस जाते हैं। कोई भी आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, ये हकीकत बन चुका था। शुरू के कुछ ही दिनों में पलाव से लेकर अमेरिका तक के फ्लैग वाले जहाज़ों पर हमले हुए। कई तेल टैंकर डैमेज हुए और एक टग बोट तो डूब ही गई। इससे ये साफ हो गया था कि खतरा कितना असली है और कोई भी इसका अगला निशाना हो सकता है। और अब आते हैं उस असर पर जो दुनिया भर के बाजारों से होता हुआ लोगों की जेबों तक पहुंचता है। यहीं पर यह पूरा मामला हम सबसे सीधे सीधे जुड़ जाता है। तो सबसे पहला झटका जाहिर है तेल की कीमतों पर लगता है। संकट से ठीक पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब $79 प्रति बैरल था। जैसे ही स्ट्रेट बंद हुआ, कीमत सीधी $92 पहुंच गई। और जानकारों का तो मानना था कि अगर ये संकट लंबा खिंचता तो कीमत $100 के पार जाना तो तय था। पता है, ये 2020 के बाद से एक हफ्ते में आया सबसे बड़ा उछाल था। तो सवाल उठता है कि संकट की सबसे बड़ी कीमत किसे चुकानी पड़ती? जवाब बिल्कुल साफ है, एशियाई बाजारों को। होर्मुज से जो भी तेल निकलता है उसका 84% हिस्सा, सोचिए 84%, चीन, भारत और जापान जैसी इकोनॉमीज में जाता है। उनके लिए तो ये एक आर्थिक सुनामी की तरह होता। और यूरोप, वो भी नहीं बचता, खासतौर पर जब बात नेचुरल गैस सप्लाई की आती। और हाँ, ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर कतर, वो भी तो पूरी तरह होर्मुज पर ही निर्भर है। और हुआ भी वही। नाकाबंदी के बाद यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें सिर्फ एक हफ्ते में लगभग डबल हो गई। मतलब ये एक ऐसा एनर्जी क्राइसिस था जो हर तरफ से एक साथ चोट कर रहा था। कतर के ऊर्जा मंत्री ने जो कहा, वो हालात के गंभीरता को बताने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ले आएगा। ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का एक सीधा साधा फॉर्मूला था। उनकी चेतावनी एकदम साफ थी,
अगर ये रुका नहीं तो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज घुटनों पर आ जाएंगी। अब देखिए, जब शरीर की मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो बॉडी जिंदा रहने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढती है ना? बिल्कुल वैसा ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट ने भी करने की कोशिश की, और इसी के साथ शुरू हुई दूसरे रास्तों की एक बेचैन कर देने वाली दौड़। तो फिर प्लान बी क्या था? खैर, कुछ ऑप्शन थे, जैसे सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ पाइपलाइनें हैं जो हॉर्मुज को बाईपास करती हैं। अमेरिका और रूस जैसे दूसरे बड़े प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, और हाँ, लगभग हर बड़ा देश अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को खोल सकता था। तो कागज पर तो कुछ रास्ते दिख रहे थे, लेकिन असलियत हमेशा की तरह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये जितनी भी पाइपलाइनें हैं ना, इनकी कुल कैपेसिटी हॉर्मोन से बहने वाले तेल के समंदर के सामने एक बाल्टी पानी जितनी है। ये बस थोड़ा सा ही लोड संभाल सकती हैं, और इससे भी बड़ा रिस्क ये था कि अगर लड़ाई बढ़ती तो ये पाइपलाइनें खुद आसान टारगेट बन सकती थी। मतलब एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ। कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं था। ये संकट सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात नहीं है। ये ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की उस पूरी नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है जिस पर वो दशकों से टिका हुआ है, और ये हमें एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना 1970 के दशक के ऑयल क्राइसिस से करते हैं। तब क्या हुआ था? ओपेक देशों ने मिलकर प्रोडक्शन कट कर दिया था। इस बार क्या हो रहा है? ओपेक प्लस देश मार्केट को संभालने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तब अमेरिका एक बड़ा इंपोर्टर था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मतलब पहले वाला संकट प्रोडक्शन का था और ये वाला संकट ट्रांजिट यानी रास्ते का है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। दशकों से ग्लोबल ऑयल सिस्टम का बस एक ही मंत्र था, एफिशिएंसी। मतलब सबसे सस्ता और सबसे सीधा रास्ता कौन सा है, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर हमेशा से फारस की खाड़ी के देश रहे हैं। ये संकट उस पूरी सोच को ही चैलेंज करता है। ये पूछता है कि क्या सबसे सस्ता हमेशा सबसे अच्छा भी होता है? और यहीं से स्ट्रैटेजी में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई देती है। अब दुनिया सिर्फ एफिशिएंसी या सबसे सस्ते तेल के बारे में नहीं सोच सकती। अब उसे लचीलापन यानी रेजिलियंस पर भी ध्यान देना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सप्लाई के लिए कई अलग अलग सोर्स ढूंढना और उनकी सिक्योरिटी पक्की करना, भले ही इसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी नाजुक है, तो क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हमेशा जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी से ऊपर रखना चाहिए? सिक्योरिटी की असली कीमत क्या है, और उस कीमत को चुकाने के लिए कौन तैयार है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कई सालों तक दुनिया की पॉलिसीज तय करेंगे।